राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड के केदारनाथ में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एम्स ऋषिकेश की हेली एम्बुलेंस सेवा से जुड़ा एक हेलीकॉप्टर अपने पिछले हिस्से में आई क्षति के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी जल्द ही अपनी पहली रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। यह रैली भारत पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के लिए सामान्य विदाई समारोह आयोजित न करने के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फैसले की निंदा की। हरियाणा के कैथल के एक गांव के निवासी को हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को कथित तौर पर सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार द्वारा इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उच्चतम न्यायालय ने 3 छात्रों की इस शिकायत के मद्देनजर झारखंड उच्च न्यायालय के प्रति नाखुशी जाहिर की कि होमगार्ड की नियुक्ति से जुड़े उनके मामले में अप्रैल 2023 के बाद से कोई सुनवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई एयरपोर्ट से आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के स्लीपर सेल के कथित तौर पर सदस्य 2 भगोड़ों को गिरफ्तार किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 17 और 18 मई को 13 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने आखिरकार 90 मीटर की बाधा पार करके 90.23 मीटर का थ्रो फेंका, लेकिन डायमंड लीग के दोहा चरण में जर्मनी के जूलियन वेबर के बाद दूसरे स्थान पर रहे। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार गिग और मंच श्रमिक के लिए कल्याण बोर्ड और योजनाएं बनाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शालीमार बाग में पानी की पाइपलाइन बिछाने के कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राजधानी में पिछली आप सरकार द्वारा अधूरे छोड़े गए सभी विकास कार्यों को पारदर्शिता के साथ पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में पानी और सीवर लाइनों का काम किया जा रहा है, जबकि अगले चरण में टूटी सड़कों और गलियों की मरम्मत की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकता जनता के कार्यों को बिना रुके आगे बढ़ाना है। आज शालीमार बाग में ये नई वाटर लाइन, वर्षों पुरानी वाटर लाइन हमारे पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में हो गई है और जिसके कारण से अनेकों ब्लॉक्स में पीने का पानी साफ नहीं आता था या कम आता था। तो इस प्रकार से पूरी विधानसभा का नया लेआउट बनाया गया है। किन किन ब्लॉक्स में पानी की समस्या है, कौन सी जगह नई पाइपलाइन बिछानी चाहिए, कहाँ पे रिप्लेस करनी है और किस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हर ब्लॉक में इक्वली हो, सबको साफ और पानी पीने के लिए मिले और पानी की कमी भी कहीं ना हो। इस तरीके से पूरे के पूरे शालीमार बाग में पानी की पाइपलाइन, सीवर की लाइनें, इनका काम चल रहा है। ये पहला फेज है इस विधानसभा के कार्यों का। और दूसरे फेज में फिर जो सड़कें टूट जाएंगी या इस दौरान जो खराब होंगी या जो पहले से भी खराब हैं, उन सारी सड़कों को फिर नया बनाने का, जहां सीमेंटेड की जरूरत है, जहां पे डैम्स की जरूरत है, उस तरह का कार्य का फेज लिया गया। पूरी की पूरी विधानसभा में जितने भी काम मुझे आप लोग आके बताते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि उनको हम जल्द से जल्द क्रियान्वयन करें। और आप देख रहे होंगे कि कई जगह तो मैं खुद उद्घाटन के लिए भी नहीं पहुंच पाती और मैंने अधिकारियों को बोला है कि भाई मैं पहुंचूं नहीं पहुंचूं, काम रुकना नहीं चाहिए। तो हमारे कार्यकर्ता करें, हमारी आरडब्ल्यू करें उद्घाटन, बाकी आप सब लोग मिलकर के करें। कार्य का उद्घाटन होना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, काम होना इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम अपनी पूरी विधानसभा में एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहते और अभी तो लगभग 100 दिन पूरे होंगे
अभी 100 दिन पूरे हुए नहीं है और मुझे लगता है कि हमने अपनी इस पूरी विधानसभा में लगभग हर ब्लॉक में कोई ना कोई काम चल रहा है। कहीं फुटपाथ नया बन रहा है, कहीं पे सड़क हो रही है, कहीं पानी की पाइपलाइन, कहीं पे 4 दीवारी, कहीं पे सेंटर वार्ड, कहीं पे पार्क का डेवलपमेंट। हर ब्लॉक में नए कामों की शुरुआत जो वर्षों से लंबित थे, वर्षों से चल रहे थे कि होने चाहिए पर हो नहीं पा रहे थे। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूँ। कई मैंने देखा कि लोगों ने बताया कि जी पुराने विधायक जी डाल रहे हैं, ये तो हमारे टाइम का हमने सैंक्शन कराया था। भाई सैंक्शन कराया था, बजट नहीं दिया था। बजट आके आज की सरकार को ही देना पड़ रहा है उन कामों के लिए। वो जैसे आए थे वैसे चले गए, कहने से नहीं होता काम। उसके बाद में जब तक आपके काम का सैंक्शन ना हो, वर्क ऑर्डर ना हो, उस पर बजट ना दिया जाए, तो जो वर्तमान की सरकार है वही उस पर पैसे खर्च कर रही है। जो वर्तमान की एमएलए वही अपने बजट में से पैसे दे रही है। तो जब बजट जिसके द्वारा दिया जाएगा उसी के, हमने कोई काम रोका नहीं। हमें लगा है कि काम जो भी अगर इनिशिएट भी हुआ है तो वो जनता की जरूरत है, इसलिए उसको रोकना कि आज हम कहें कि नहीं जी ये काम किसी के द्वारा शुरू किया गया, इनिशिएट किया गया तो हम उसे रोक दें और उसके अगेंस्ट पेमेंट ना दें, ऐसी मेरी मंशा कभी भी नहीं है। काम जनता के हैं और जनता का हर एक काम होना चाहिए, कोई काम भी रुकना नहीं चाहिए। इस मंशा से पूरी विधानसभा में और पूरी दिल्ली में, मतलब पूरी दिल्ली के भी जितने काम आगे पीछे के भी कहीं एस्टीमेट भी बना था, तो हमने कोशिश की है कि उन सारे कामों को सिरे चढ़ाया जाए। उसके अगेंस्ट जो भी पेमेंट है, अरे पिछली सरकारें तो इतने सारे ड्यू छोड़ गई, आज इसकी तनख्वाह नहीं दी, इसके कॉन्ट्रैक्ट के रोज जाना। मेरे घर पे हजारों लोगों का ग्रुप आता है, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट के लेबर होती है, कहीं वो नर्सिंग स्टाफ है, कहीं पे ड्राइवर है, कहीं मार्शल्स हैं, और वो कहते हैं कि पिछली सरकार ने हमारी पेमेंट नहीं दी, पिछली सरकार ने हमें हटा दिया, पिछली सरकार ने हमें ऐसे किया। ऐसी इतने ढेर सारी लायबिलिटी वो वर्तमान की सरकार पे जो छोड़ के गए, हम तो उसको भी क्लियर कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक कम्युनिटी हॉल बुक कराने के लिए, एक बड़ा ऑडिटोरियम बुक कराने के लिए सरकार के एक कार्यक्रम के लिए हमने बुकिंग के लिए जब भेजा अधिकारी को, तो उन्होंने कहा जी पिछली सरकार ने हमारी पेमेंट देनी है, तो वो भी चुकता हम ही कर रहे हैं। तो जितनी पेमेंट जहां जहां पिछली सरकार ने छोड़ी, अभी तो हम वही क्लियरेंस करने में लगे हुए हैं कि भाई लोगों का पैसा जरूर मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आणे मार्ग स्थित संकल्प में निगरानी विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई, तकनीकी परीक्षक कोषांग तथा आर्थिक अपराध इकाई के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से निगरानी विभाग के गठन, उद्देश्य एवं कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सक्षम, कारगर, गतिशील एवं संवेदनशील व्यवस्था बनाकर राज्य प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर कार्य किया जा रहा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक जेएस गगवार ने दर्ज मुकदमों का अनुसंधान एवं कार्रवाई को लेकर विस्तृत जानकारी दी। विशेष निगरानी इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक पंकज दराद ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में इस इकाई का गठन वर्ष 2006 में किया गया था। यह राज्य के निगरानी विभाग को सशक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में अपना योगदान दे रहा है। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में वर्ष 2011 में आर्थिक अपराध इकाई का गठन किया गया है। यह इकाई आर्थिक और साइबर अपराधों की जांच बेहतर ढंग से कर रहा है। तकनीकी परीक्षा कोषांग के इंजीनियर इन चीफ रवि कुमार ने बताया कि इस विंग के द्वारा गंभीर तकनीकी प्रकृति के भ्रष्टाचार की जांच की जाती है तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार के निवारण हेतु जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई की जा रही है। राज्य प्रशासन को पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त होकर लोगों के लिए काम करना है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई, तकनीकी परीक्षा कोषांग, आर्थिक अपराध इकाई अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। निगरानी विभाग संवेदनशील एवं गतिशील होकर भ्रष्टाचार पर और कारगर कार्रवाई करे।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं, दर्ज मामलों का तेजी से अनुसंधान कर त्वरित निष्पादन करें, विभाग के स्तर से ऊपर से नीचे तक कार्य पद्धति की बेहतर ढंग से मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंट्रोल रूम, टोल फ्री नंबर आदि के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए लोगों को जागरूक करें, शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उसकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाले तंत्र और व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखें ताकि आमजन को मिलने वाली सुविधाओं और योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, थाना, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, खनन, परिवहन आदि विभागों पर विशेष नजर रखें। जिलाधिकारी भी अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर त्वरित कार्रवाई करें ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो एवं प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और बढ़े। मनरेगा सहित अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी लें, गड़बड़ी मिलने पर त्वरित जांच कर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण को लेकर सभी मुस्तैदी से काम करें, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव अनूप कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक JS गंगवार, तकनीकी परीक्षक कोषांग के इंजीनियर इन चीफ रवि कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिमी दिल्ली की SDM इति अग्रवाल के नेतृत्व में रमेश नगर स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय में जन सुनवाई का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर प्रत्येक विभाग के प्रशासनिक कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे और SDM के आदेशानुसार जनता की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। जन सुनवाई के दौरान व्यवस्था संभालने का कार्य विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद सैफी, शिक्षक जितेंद्र राणा व विद्यालय के अन्य कर्मचारियों ने किया। DID न्यूज प्रतिनिधि ने इस अवसर पर SDM इति अग्रवाल से बात की, जिन्होंने बताया कि रमेश नगर, कीर्ति नगर, फतेहनगर जैसे इलाकों से पहुंचकर जनता ने अपनी समस्याएं सामने रखी। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के माध्यम से जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का रास्ता निकल जाता है, क्योंकि सभी विभाग एक साथ यहाँ उपस्थित रहते हैं। जन सुनवाई का जो कार्यक्रम किया गया है उस संदर्भ में जो है आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा क्या देखिए, ये जिला पश्चिमी में हर हफ्ते शनिवार को हम एक जन सुनवाई करते हैं। सारे सब डिविजन्स में अपने अपने यहाँ पे सब लोग जन सुनवाई करते हैं। ये बहुत टाइम से चलते आ रहा है। अभी तक हम लोग 3-4 जगह कर चुके हैं। ये आई थिंक आज ये चौथा जन सुनवाई का हमारा एक समारोह हुआ था। ये हमने रमेश नगर को चूज़ किया। हम लोग अलग अलग एरियाज़ को चूज़ करते ताकि सभी एरियाज़ को हम कवर कर सकें धीरे धीरे। तो यहाँ पे रमेश नगर, कीर्ति नगर, फतेहनगर, इन सब एरियाज़ से लोग आए थे और उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स रेज़ करी हैं। सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद रहते हैं, चाहे वो MCD हो, PWD हो, चल बोर्ड हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और इवन MCD के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी लोग आ जाते हैं ताकि जो लोगों की समस्या है वो तुरंत सुन के तुरंत ही उनका समाधान निकल सके। और अगर समाधान उसी वक्त में नहीं भी निकल सकता है तो डायरेक्शंस कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दी जाती हैं ताकि वो उसका जल्दी से जल्दी समाधान कर सके। तो आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है तुरंत लोगों की समस्याओं को सुलझाने का। एक्चुअली मैंने देखा है कि ये बहुत ही एक अच्छा माध्यम है। कई बार क्या होता है, हम लोगों को हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं, तो कभी कोई पब्लिक का पर्सन आके हमारे पास कंप्लेन करता है तो हम कभी कभी उसे इमीडिएटली सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। लेकिन जन सुनवाई में सभी डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं, इसी वजह से ये एकदम तुरंत ही सॉल्व हो जाता है। तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। कई समस्याओं का समाधान तुरंत की तुरंत ही निकल जाता है। आज का जो है जन सुनवाई के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो लोग आए थे कंप्लेन लेके, मैडम ने सुनी है उनकी और वो नोट डाउन हुआ है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। बाकी ठीक था, जिन्होंने अपनी समस्या बताई सब सुनी गई। पब्लिक की सब सुनी जा रही है, कोई जो सुन रहे हैं कुछ ना कुछ हल तो निकालेंगे ही ना। ऑन द स्पॉट एक्शन हो रहा है इस पे। बहुत अच्छी लगी मुझे ये मीटिंग जो है, काफ़ी अच्छा है। मैं तो फर्स्ट टाइम ये ऐसी मीटिंग अटेंड करी है। मैं वैसे जाती नहीं हूँ ऐसे मीटिंग्स में, फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे काम होते रहने चाहिए। जैसे जैसे बीच में बंदा भूल जाता है, ऐसे होते रहते, बीच में कुछ समस्या होती है, इधर भागना नहीं पड़ता, उनसे आके मिलके अपने दिल की बात बंदा कर सकते।
नई दिल्ली जिले की पुलिस ने एक अहम उपलब्धि हासिल करते हुए बीते एक महीने के भीतर कुल 76 गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए हैं। यह काम जिले के विभिन्न थानों की टीमों द्वारा CEIR पोर्टल, साइबर तकनीक और IMEI ट्रैकिंग के माध्यम से किया गया। इस दौरान पुलिस ने परंपरागत तरीकों से हटकर अपरंपरागत तकनीकों का भी उपयोग किया, जिससे यह संख्या हासिल हो सके। इन मोबाइल फोनों में कुछ एक सप्ताह पहले जबकि कुछ 3 साल पहले गुम या चोरी हुए थे। बरामद फोनों में से कुछ गुमशुदगी की रिपोर्टों में दर्ज थे और कुछ EFIR के माध्यम से चोरी के मामले में रिपोर्ट किए गए थे। इस ऑपरेशन के सफल निष्पादन पर प्रतिक्रिया देते हुए नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त DCP IPS देवेश कुमार महला ने कहा कि हमने पिछले एक महीने में 76 मोबाइल फोन ट्रेस कर उनके असली मालिकों को लौटाया है। ये फोन या तो गुमशुदा रिपोर्ट में दर्ज थे या चोरी की EFIR में। इनकी अवधि 1 सप्ताह से लेकर 3 साल पुरानी तक थी। उन्होंने आगे बताया कि हम लगभग 300 और ऐसे मोबाइल फोनों पर काम कर रहे हैं जिन्हें आने वाले एक महीने में उनके मालिकों को सौंप दिया जाएगा। जो आज चोरी की हुई मोबाइल जो मिला है लोगों को, उनके चेहरे पर खुशी की लहर, तो इसका क्या मामला है? निश्चित ही जब आपको आपकी प्रॉपर्टी रिस्टोर होती है तो चेहरे पे खुशी की लहर एक स्वतः प्रक्रिया है। इसमें वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लॉस्ट रिपोर्ट और FIR को दाखिल किया और पुलिस के ऊपर उसका उत्तरदायित्व छोड़ दिया कि पुलिस अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी और राइटफुल ओनर तक उनकी प्रॉपर्टी को पहुंचाएगी। हमने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए 76 फ़ोन्स को अभी तक ट्रैक किया है जिनमें राइटफुल ओनर को उनको दिया है और बाकी 300 फ़ोन भी हमारे राडार में है जिनको हम ट्रैक कर चुके हैं। उनको भी जल्दी ही हम अपने पास लाके राइटफुल ओनर को रिस्टोर कर देंगे। मेरा जब मैं डिलीवर करने जा रहा था, मैं जब डिलीवरी पार्टनर हूँ, तो मैं डिलीवर करने जा रहा था, ये गिर गया था फ़ोन। तो मेरा फ़ोन सर ये गिरा था पालम मोड़ पर गुड़गांव में। तो सर ये बहुत उस टाइम बहुत लॉस हुआ था मेरा। मैं करीब 1 हफ्ते काम नहीं कर पाया था इस फ़ोन वजह से, बहुत परेशान हुआ था, लेकिन हाँ सर मिल गया, मैं बहुत खुशी से लिए। और ये फ़ोन मेरी गुड़िया से खो गया था लाल किला के आसपास में। एग्जैक्टली द सेम मंथ लास्ट ईयर। सो 1 साल हो गया इसको खो के। उम्मीद छोड़ दी थी बट मासूम सर ने फ़ोन किया 3-4 दिन पहले। बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी विद द दिल्ली पुलिस वर्क। थैंक यू सो मच सर। जो है यस सर, मोबाइल मिल गया है। बिल्कुल सर। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशी है सर, बस सर की वजह से ही। मुझे खुशी है कि दिल्ली पुलिस अपना ड्यूटी अच्छे से निभा रही है और तभी जा कर के हमें ये जो लॉस्ट मोबाइल मिल पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली पुलिस, थैंक यू। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि साहित्य समाज को जोड़ता है और जागरूक करता है तथा भारतीयता की नब्ज को अभिव्यक्त करता है। राष्ट्रपति ने 1965 से विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के लिए भी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की प्रशंसा की। आज ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। भारतीय ज्ञानपीठ इन 2 शब्दों में भारत भूमि में विकसित ज्ञान तथा सृजन की परंपराओं की मूलभूत एकता व्यक्त होती है। ये एकता पूरी भारत में व्याप्त भावनात्मक, सांस्कृतिक और साहित्यिक एकता की अभिव्यक्ति है। भारत की सभी भाषाओं के साहित्य में भारत की मिट्टी की महक होती है। अखिल भारतीय चेतना को व्यक्त करते हुए उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने लिखा था, थिले जही तही भारत बक्षरे मणिबी मु अच्छी आपणा कक्षरे मनेत्रे भारत शिला शालग्राम प्रतिष्ठाने मोर प्रिय पुरी धाम। अर्थात मैं भारत माता की गोद में जहाँ कहीं भी हूँ, मैं मानता हूं कि मैं अपने ही घर में हूं। मेरी दृष्टि में भारत भूमि का एक एक पत्थर शिलाग्राम की तरह उपासना यज्ञ है।
भारत का प्रत्येक स्थान मुझे जगन्नाथपुरी धाम की तरह प्रिय है। देवियों और स्वजनों, साहित्य समाज को जोड़ता भी और जगाता भी है। 19वीं सदी के सामाजिक जागरण से लेकर 20वीं सदी में हमारी स्वाधीनता संग्राम से जन जन को जोड़ने में कवियों और रचनाकारों ने महानायकों की भूमिका निभाई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत लगभग 150 वर्षों से भारत माता की संतानों को जागरूक करता रहा है और सदैव करता रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कृषि विभाग की चिन्हित पायलट परियोजनाओं के तहत ई-रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, सेब तुड़ाई उपरांत भंडारण योजना और मिलेट मिशन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ई-रूपी प्रणाली किसानों को सब्सिडी और सहायता राशि कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और पारदर्शी तरीके से सीधे देने के लिए तैयार की गई है। यह व्यवस्था न केवल किसानों को योजनाओं का लाभ तेजी से दिलाएगी बल्कि शासन को भी तकनीकी संगत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी। ई-रूपी प्रणाली के शुभारंभ एवं कृषि नीतियों के लॉन्चिंग के इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड के कोने कोने से आए हुए सभी किसान भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज यहाँ पधारने पर मुख्य सेवक सदन में अपनी ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। कुछ हमारे प्रमुख किसान भाइयों ने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। इतने प्रगतिशील किसान जो कृषि के क्षेत्र में नवाचार अपनाकर, नई तकनीकियों को अपनाकर लगातार अनुसंधान करते हुए और कृषि के क्षेत्र में जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, खोजें हो रही हैं, उनको अपना रहे हैं और हमारे राज्य को भी आगे बढ़ाने में अपने साथ साथ बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज के अवसर पर जब हम आज अन्नदाताओं को समर्पित आधुनिक तकनीक से युक्त ई-रूपी प्रणाली का शुभारंभ करने के साथ ही औद्यानिकी एवं कृषि विविधीकरण पर आधारित 4 महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों की भी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी महत्वपूर्ण पहले हमारे राज्य के कृषि के क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा हमारे अन्नदाताओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2021 में ई-रूपी जैसी अभिनव प्रणालियों की शुरुआत की। आज हमारी सरकार इस अत्याधुनिक तकनीकी को किसानों के हित में अपनाकर डिजिटल भुगतान प्रणाली की पारदर्शिता, प्रभावशीलता को एक नई दिशा देने जा रही है, जिसके द्वारा प्रदेश में कृषि क्षेत्र की चिन्हित पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत हमारे अन्नदाताओं को दी जाने वाली अनुदान राशि ई-रूपी वाउचर के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रणाली के माध्यम से हमारे किसान भाइयों एवं बहन बिना किसी बिचौलियों के घर बैठे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ बहुत आसानी से उठा सकेंगे। जैसा गणेश जोशी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज देश के अंदर डीबीटी के माध्यम से अनेक योजनाओं का लाभ किसान भाइयों को अन्य क्षेत्रों में देना प्रारंभ किया, तो अगर 100 रुपया भेजा जाता है तो 100 का 100 रुपया उनके खाते में पहुंचता है। 1 रुपये की भी उसमें कटौती नहीं होती है। और देश के अंदर एक समय ऐसा भी था जब यही 100 रुपया लाभार्थी को भेजा जाता था, जरूरतमंद को भेजा जाता था, तो उस 100 रुपये में से 85 रुपया बीच में बिचौलियों और कमीशन की भेंट चढ़ जाया करता था। देश के अंदर पारदर्शी व्यवस्था स्थापित हो रही है। उसी नवाचार को, उसी नए काम को राज्य के अंदर भी अपनाया जा रहा है। ये ई वाउचर SMS और QR कोड के रूप में किसानों के मोबाइल पर भेजा जाएगा, जैसा अभी यहाँ से श्री गौरव कुमार जी ने बड़े विस्तार से बताया, जिसके माध्यम से वो किसान अधिकृत केंद्रों या विक्रेताओं के पास जाकर खाद, बीज, दवा सहित विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का क्रय करके इसका लाभ उठा सकेंगे। भाइयों बहनों, जब मुझे इस प्रणाली के बारे में बताया गया
तो मेरे मन में स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न उठे कि किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को इस नई प्रणाली का लाभ मिलेगा, उनको कैसे जानकारी मिलेगी और कितने प्रभावी ढंग से हमारे किसान भाई उसको समझ पाएंगे और कितना हमारे विभाग के लोग उनको समझा पाएंगे। और जितने लोग यहाँ आए हैं वो तो भली भांति समझ ही लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबके माध्यम से हमारे प्रदेश के एक एक किसान को इसकी जानकारी हो जाए। और मैं विभाग से ये भी अपेक्षा करता हूं कि हमारे इतने सारे प्रगतिशील किसान यहाँ पहुंचे हैं और सच में आप सबके चेहरों को देखकर मैं समझ सकता हूं कि आप सब जो काम कर रहे हैं मेहनत से, लगन से, परिश्रम से, कौशल से, निश्चित रूप से सही दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर में युद्ध नशे के विरुद्ध यात्रा में मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हिस्सा लिया। केजरीवाल ने कहा कि नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई और जागरूकता अभियान से पंजाब में नई उम्मीद जागी है। उन्होंने बताया कि राज्य में नशा मुक्ति केंद्र खोले जा रहे हैं और जनता को भी इस लड़ाई में सहभागी बनना होगा। सरकार इस मुहिम में पूरी मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ी है। आज आप लोगों के बीच में आके खासकर जो नशा करते थे और उन्होंने जो नशा छोड़ा, उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई। वो कहानियां सुन के हम सब लोगों का, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं कि सबका दिल भर गया। सब लोगों की आंखें नम हो गई थी। क्या हाल कर दिया था इन लोगों ने पंजाब का हमारे से पहले। ये नशा कोई 5 दिन में 10 दिन में नहीं आया। हमारे से पहले जितनी सरकारें थी उन लोगों ने पंजाब को इतने अंधेरे में डुबो दिया था, पंजाब की जवानी को, पंजाब के बच्चों को अंधेरे में डुबो दिया था कि ऐसे लगता था कि अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है जिस तरह से युद्ध नशे विरुद्ध ये पूरा अभियान छेड़ा गया है और जिस तरह से नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। पूरे पंजाब में जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। जो जो बच्चे नशे से बाहर आना चाहते हैं उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। अब एक उम्मीद जागी है पूरे पंजाब के अंदर। हर गांव के अंदर अब लोग अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमें अपने पिंड को, हमें अपने गांव को अब नशा मुक्त करना है। मैंने इन तीनों से पूछा, इन तीनों ने कहा जी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम अपने गांव के एक एक बच्चे को, हम अपने पिंड के एक एक बच्चे को नशे से बाहर निकालेंगे। इसी तरह से अब लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें अपने गांव के एक एक बच्चे को नशे से बाहर करना है। सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। किसी भी चीज की जरूरत है सरकार आपको मुहैया कराएगी, लेकिन हमें अब जब ठान लिया है और पूरी सरकार लगी हुई है तो किसी भी हालत में अब हमें एक भी बच्चे को नशे में नहीं छोड़ना। यहां पे मुझे पता चला, हालांकि हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं, बहुत सारे नए नए बेड करे हैं, लेकिन बेड की अगर कमी है तो और बेड बनाए जाएंगे ताकि अगर कोई बच्चा नशा मुक्ति करना चाहे तो उसे किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज उसको मुहैया होनी चाहिए। बच्चों को नशे से जब बाहर आ जाते हैं तो वो दोबारा नशे में ना चले जाएं, इसलिए हर पिंड के अंदर हम खेल के मैदान शुरू कर रहे हैं। पूरे पंजाब में 13,000 पिंड हैं, हर पिंड के अंदर खेल का मैदान एक बनाया जा रहा है। उसमें वॉलीबॉल का, फुटबॉल का इंतजाम किया जाएगा। 5 स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हर गांव को दिए जाएंगे, जिम बनाए जाएंगे ताकि हमारी जवानी जो है वो खेल कूद में जाए, ना कि नशे में जाए। तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर पंजाब सरकार काम कर रही है। मैं आज आप सब लोग आए, आप लोगों से बात करके आज बहुत अच्छा लगा और भगवान करे आप सब लोग बहुत खुश रहें और हमारा पंजाब खूब तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र